इस वाले में भी थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया, इस वाले में भी थोड़ा सा बढ़ गया, इस वाले में भी थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ भी थोड़ा सा। हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और क्लास 11th में इंटर करते ही जैसे ही हम मोशन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये इंटीग्रेशन नामक चैप्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, राइट। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि कैसे ये इंटीग्रेशन हमारे फिजिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने क्लास 11th का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। आप लोगों ने उसे काफ़ी अच्छा देखा, काफ़ी आप लोगों को पसंद भी आया, राइट। चलिए देखते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे हमने डिफरेंशिएशन का देखा था, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक प्रॉब्लम से, और वो प्रॉब्लम है किस चीज़ की, एरिया फाइंड आउट करने की, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहां पे सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, राइट। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ओके। और ये हमारे पास एक लाइन जा रही है जिसका इक्वेशन दिया गया है कितना, जिसका इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू के। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू के। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, ओके। अब हमें निकालना है, सपोज करते ये ओरिजिन है, राइट। किसी ने हमसे बोल दिया कि भाई बताइए आप x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 तक का, x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 तक का हमारे पास जो एरिया आएगा, किसका एरिया, ये y इज इक्वल टू के और x एक्सिस के बीच का ये एरिया आएगा, ये कितना होगा। ये अगर आपसे कोई निकालने को पूछे तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, सिंपल, आप लोगों को पता है ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है एक रेक्टेंगल, ओके। और रेक्टेंगल का एरिया आप सब लोगों को पता है क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कितनी है, ये एक तो हाइट ये दी गई है कितनी है, ये है हमारे पास के, ओके। और यहां से ये वाली अगर हम लेंथ निकालेंगे तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी x2 माइनस x1 आ जाएगी, राइट। तो दोनों डायमेंशन हमें किस पता लग गई हैं, रेक्टेंगल की, ओके। तो रेक्टेंगल का हम एरिया यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एरिया हमारे पास रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k टाइम्स x2 माइनस x1 आ जाएगा, ओके। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, इस रेक्टेंगल का एरिया हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ओके। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, अगर ऐसे ही अगर सपोज करते हैं हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, एक ये इस तरीके से अब ग्राफ दिया गया, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, और ये हमारे पास क्या है, x है, और ये हमारे पास क्या है, ये एक्सिस y है। और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है y इज इक्वल टू mx की, ओके बच्चों, क्या है, y इज इक्वल टू mx है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि भाई आप बताइए जरा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें, मतलब अगेन x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 तक का हमें एरिया निकालना है। मतलब कौन सा एरिया हो गया, ये वाला एरिया। ये अगर एरिया आपको निकालने को बोला जाए तो आपको यहाँ बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्रेपेजियम बनते हुए, ओके। तो ट्रेपेजियम का हम एरिया निकाल लेंगे। तो ट्रेपेजियम के एरिया में हमारे पास क्या आता है, एरिया ट्रेपेजियम का अगर हम लिखते हैं तो ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू x2 पे ये हमारे पास लेंथ कितनी आ गई है, y2 आ गई है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितनी आ गई है, ये y1 आ गई है, ओके, ठीक। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी, y1 प्लस y2, राइट।
इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। अब डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाती है x2 माइनस x1, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1 आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है x2 माइनस x1। तो ये एरिया हमारे पास हो गया कितना, ये हम लिख सकते हैं हाफ y1 प्लस y2, और ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है डेल्टा x आ जाता है। क्लियर सबको? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का एरिया भी हम निकाल सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक नोन शेप है, और नोन शेप में हम क्या कर सकते हैं, एरिया बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, राइट? एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास एग्जांपल कैसा है, इसमें भी देखते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लाइन दे रखी थी, इस तरीके से ये ऐसी कोई लाइन दे रखी थी, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे बोला जा सकता है आपको ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया, राइट? अब हमें बोला गया कि भाई आप बताइए अगेन x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 तक का हमें निकालना है एरिया, ठीक? x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 तक का हमें एरिया निकालना है, ठीक? तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक ये हम पोर्शन ले लेते हैं, ये पोर्शन हमारे पास आ गया, ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है, राइट? फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कर लेते हैं, एक हमारे पास ये ट्रेपीजियम है, ठीक? ये आ जाता है। फिर एक यहाँ से ले लेते हैं, एक हमारे पास ये वाला ट्रेपीजियम बन जाता है, ठीक? एक हम इसको ले लेते हैं, एक हमारे पास ये वाला ट्रेपीजियम बन जाता है, राइट? एक हमारे पास ये ट्रेपीजियम बन जाता है। तो ये सारे के सारे शेप्स हमारे पास क्या हैं, सारे के सारे शेप्स हमें नोन शेप्स हैं, और इन सबके एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, और बड़े ही आराम से हम क्या कर सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर सबको? तो यहां तक का तो हमारी प्रॉब्लम बड़े ही आसानी से एरिया निकालने की सॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन की बजाय कोई अगर हमारे पास कर्व आ जाए, क्या आ जाए, कर्व आ जाए, ये हमारे पास y एक्सिस था, और ये हमारे पास x एक्सिस था, और ये ओरिजिन था, और ये हमारे पास क्या आ जाए, कोई एक कर्व आ जाए। अब अगर इसमें बच्चों आपको एरिया निकालने को बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे एरिया, यहाँ पे प्रॉब्लम है। सपोज को बोल दिया गया x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 तक का हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, राइट? तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी नोन शेप नहीं है, राइट? तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए हम अप्रॉक्सीमेट एरिया निकाला जा सकता है यहाँ पे, ठीक? कैसे निकाल सकते हैं हम, एग्जैक्ट एरिया भी निकाला जा सकता है, कैसे निकालेंगे अभी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसको अगर कैलकुलेशन की हेल्प से अप्रॉक्सीमेट एरिया अगर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, राइट? तो इसमें हम यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि x1 इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 तक का हमारे पास जितनी भी ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं पतले पतले स्ट्रिप्स में। किसमें? पतले पतले स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज करते हैं हमने क्या किया, हमने एक ये यहाँ पे ये इस तरीके से ये हमने पतले पतले स्ट्रिप्स में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, राइट? अब हमने क्या किया, और ये सपोज करते हैं हमारे पास कि ये एक इक्वल थिकनेस की सारी स्ट्रिप्स हैं। ओके, सपोज किया हमने यहाँ पे क्या है कि ये नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी है, n है, n की वैल्यू को हम वेरी करते रहेंगे, राइट? तो हमारे पास जो ये एक स्ट्रिप की थिकनेस आई वो कितनी आ जाएगी, हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सपोज
डिस्टेंस x2 माइनस x1 इज डिवाइडेड इक्वली in n strips. Okay, suppose distance x2 minus x1 is divided equally in n strips. तो हमारे पास एक स्ट्रिप की थिकनेस कितनी आ जाएगी? एक स्ट्रिप की थिकनेस सपोज करते हैं हमारे पास कितनी है? डेल्टा x है। कितनी है? डेल्टा x है, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यहां से डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 अपॉन n। ये हमारे पास आ जाता है डेल्टा x की वैल्यू, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ये कोई फंक्शन अगर दे रखा है, क्या दे रखा है? फंक्शन y इज इक्वल टू दिया गया है fx। क्या दिया गया है? y इज इक्वल टू fx फंक्शन दिया गया है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें x इज इक्वल टू x1 पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें रख के। यहां पर x की वैल्यू कितनी है? यहां पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है x प्लस x1 प्लस डेल्टा x। x1 प्लस डेल्टा x की वैल्यू यहां पे रख के हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू? y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो ये सपोज करते हैं हमारे पास कितनी आ जाती है? यहाँ पे वैल्यू आ गई कितनी? y1, यहाँ पे आ गई है y2, यहाँ पे आ गई है y3, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास आ जाती है yn आ जाती है, राइट। तो y1 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? y1 की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे हम कब रखेंगे? जब x की वैल्यू x1 प्लस डेल्टा x अगर हम रख देते हैं तो y1 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और यहाँ पे जब हम रखेंगे y2 की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? y2 की वैल्यू आ जाएगी f x1 प्लस 2 डेल्टा x आ जाएगी, राइट। इस तरीके से हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज रख के हम सारे के सारे स्ट्रिप्स की हम हाइट निकाल सकते हैं, राइट। अब हमें एरिया अगर निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा ये थिकनेस और इसकी हाइट। तो हाइट कितनी हमने निकाल ली है? हमने y1 निकाल ली है, तो y1 इंटू डेल्टा x, राइट, प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा y2 इंटू डेल्टा x, राइट, प्लस क्या आ जाएगा? y3 इंटू डेल्टा x। ऐसे ही सारे स्ट्रिप्स का हम क्या करेंगे? एरिया यहाँ पे ऐड कर लेंगे और ये आ जाता है yn इंटू डेल्टा x, nth स्ट्रिप का एरिया, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है? ये हमारा अप्रॉक्सीमेट एरिया है। क्या है? ये अप्रॉक्सीमेट एरिया है। ये अप्रॉक्स एरिया है, राइट। तो ये अप्रॉक्स एरिया जो हमारे पास आ रहा है इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? फर्दर हम नोट डाउन ऐसे कर सकते हैं, एरिया अप्रॉक्सीमेट एरिया इज इक्वल टू आ गया सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n और ये क्या आ गया? yi डेल्टा x। क्या आ गया? yi डेल्टा x आ गया, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट एरिया क्यों हो जाए इसे हम समझते हैं। अप्रॉक्सीमेट एरिया हमारे पास इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू x1 जब हमने लिया, ये वाला पहली वाली स्ट्रिप जब ली तो हमने हाइट क्या ले रखी है? हाइट हमने ये ले रखी है। अब यहाँ पर इतना सा जो ये एरिया है छोटा सा, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो रहा है वहाँ पे। क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो रहा है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है। इस वाले में भी थोड़ा सा क्या हो गया? बढ़ गया। इस वाले में भी थोड़ा सा बढ़ गया। इस वाले में भी थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है और यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अगेन थोड़ा सा कम हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया इतना, ये जो कि हमने कैलकुलेट नहीं किया है, राइट।
यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इन सब जगहों पे क्या हो गया है, हमारा एरिया कम कैलकुलेट हुआ है। ओके, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये एग्जैक्ट एरिया निकल के यहां से नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन एक काम अगर हम कर दें यहां पे, क्या सपोज करो हमने अगर यहां पे क्या किया, n की वैल्यू, ये डेल्टा x किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा x डिपेंड कर रहा है ये n के ऊपर। अगर हमने सपोज करो n की वैल्यू हमने ले ली, n की वैल्यू हमने ले ली सपोज करते हैं 100, राइट। तो 100 लेने पे क्या हो जाएगा हमारे पास, सपोज करते हैं कोई एक एरर आ गई कैलकुलेशन में, एरिया के कैलकुलेशन में, राइट। यही जब हमने क्या लिया, हमने जब n की वैल्यू क्या ले ली, 1000 ले ली, 1000 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू जब हमने 100 ले ली तो अब क्या कर लिया, सपोज करते हैं ये हमारे पास थिकनेस आ रही थी एक स्ट्रिप की, राइट। जब हम n की वैल्यू 1000 ले लेंगे तो अब क्या हो जाएगी, स्ट्रिप की थिकनेस घट जाएगी, है ना, ये हो जाएगी, राइट। और ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, ऐसे ही जब हम n की वैल्यू और इंक्रीज कर देंगे, सपोज कर लो हमने क्या कर लिया, n की वैल्यू को हमने रख लिया 10,000, n की वैल्यू को हमने रख लिया सपोज करते हैं 10,000, राइट। जब हम 10,000 रख लेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास आ जाता है जो स्ट्रिप, ये जो थिकनेस है, क्यों, क्योंकि थिकनेस हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, थिकनेस हमारी डिपेंड कर रही है n के ऊपर। जैसे जैसे हम n बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, थिकनेस ये घटती जाएगी, क्या होती जाएगी, ये थिकनेस, ये जो हमारे पास थिकनेस है यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, ये थिकनेस क्या होती जाएगी, ये घटती जाएगी, राइट। तो हम जैसे 10,000 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थिकनेस और भी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और भी कम, ये देखो, ये इस तरीके से हमारे पास क्या होती जाएगी, इस तरीके से और थिकनेस कम होती चली जाएगी। और जैसे इसे हम और भी बढ़ाएंगे, 1 लाख की तरफ अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप और भी कम होती जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे थिकनेस कम होती जा रही है वैसे वैसे जो हमारे पास एरिया है वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट से एग्जैक्ट एरिया की तरफ अप्रोच करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास ये जो कर्व ऐसे बन रहा था, ये जो कर्व ऐसे बन रहा था, ये ऐसे बन रहा था, अगर इसको मैं पतली पतली स्ट्रिप्स में मैं डिवाइड करूं, पतली पतली स्ट्रिप्स में मैं जैसे जैसे डिवाइड करते जाऊंगा तो ये हमारे पास क्या होता जाएगा, ये हमारे पास ये जो है एरिया ये बहुत ही कम आता जाएगा, ये बहुत ही कम आता जाएगा। जो आपको पहले वाले में ज़्यादा दिखाई दे रहा था अब क्या दिखाई दे रहा है, अब बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें पता लगा कि हमारा जो अप्रॉक्सीमेट एरिया था वो एग्जैक्ट एरिया बन सकता है। और वो हमारे पास कैसे बन सकता है, एरिया जो इक्वल टू हमारे पास आ जाता, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, लिमिट डेल्टा x थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप, ये क्या हो, ये जब 0 की तरफ अप्रोच करे। और ये कब होगा, जब n हमारा इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक, जब n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो डेल्टा x क्या होगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, राइट। और उस समय हमारे पास जो स्ट्रिप्स का एरिया है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, बहुत ही कम थिकनेस की हमारे पास स्ट्रिप आएगी। और ये हमारे पास क्या आ जाता है, फिर देखते हैं ये सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, राइट। और ये हमारे पास जो आया था yi डेल्टा x, ये क्या बनेगा। ठीक, तो ये हमारे पास बन जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये सम निकालना है, किसके लिए, एग्जैक्ट एरिया के लिए। एग्जैक्ट एरिया के लिए हमें क्या करना है, ये सम निकालना है। किस कंडीशन में निकालना है, हमें निकालना है जब n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हमने क्या कर दी है, इनफाइनाइट कर दी हूं। और जब नंबर ऑफ इनफाइनाइट कर देंगे स्ट्रिप्स को तो हमारे पास स्ट्रिप की थिकनेस क्या आ जाएगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, ऐसे ही लिमिट वाला फंक्शन हमने डिफरेंशिएशन में भी देखा था। ओके, उसमें भी मैंने एक
एग्जाम्पल लिया था, राइट। आप लोग उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और नीचे दिए गए लिंक में डिफरेंशिएशन की वीडियो को देखने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो अब ये हमारे पास अगर लिमिट को जब यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं तो ये लिमिट हमारे पास क्या बन जाती है, ये लिमिट हमारी बन जाती है, ये लिमिट हमारे पास ये जो सिग्मा है ये क्या बन जाता है, सिग्मा मतलब सम, राइट। और सम के लिए हमारे पास क्या आ गया है, बड़ा सा एस। यही इंटीग्रेशन का हमारे पास क्या होता है, यही इंटीग्रेशन का साइन होता है बच्चों, ओके। कई बार लोग बोलते हैं ये ऐसा क्यों बना दिया गया है, तो ये समझ लीजिए ये क्या है, ये हमारे पास एक बड़ा सा एस है, राइट। और इसका मतलब क्या होता है, एस फॉर सम, है ना, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, बड़ा सा एक सम बना दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, ये वेरिएबल है y, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिख लिया y। और ये डेल्टा x, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता है तो हम क्या लिख लेते हैं, उसे dx लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dx आ गया, ठीक। और हमें ये सम कहां से कहां तक का निकालना है, x1 से लेके x2 तक का, x1 से लेके x2 तक का, ठीक। तो ये हमारे पास एरिया का यहां पे एक ये मैथमेटिकल फंक्शन आ गया, एक मैथमेटिकल प्रोसीजर आ गया, जैसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, और इसे हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं समटाइम्स, राइट, ओके। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम जब पढ़ लेते हैं, ओके, तो वो कैसे निकालते हैं उसको भी हम देखते हैं फटाफट। ज़्यादा हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे नहीं, फिजिक्स में जितना भी यूज़ के लिए होगा उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं आज, राइट, ठीक है। बाकी डिटेल में मैथमेटिक्स में आता है, ओके। अब ये हमें इसको क्या बोलते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं जिसमें क्या लगी होती हैं, लिमिट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास आ जाती है लोअर लिमिट। ये चीज जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं बच्चों, लोअर लिमिट। ये हमारे पास लोअर लिमिट होती है। और ये जो हमारे पास है ऊपर जो लिखी है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन की अपर लिमिट। इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन की अपर लिमिट, राइट। फिर हमारे पास क्या जाता है, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक। क्या बोला जाता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाता है, ओके। तो ये हमारे पास आ गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। और अगर मैं लिमिट यहां से हटा दूं, लिमिट हटा दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा है यहां पे इंटीग्रेशन y dx जस्ट लिखा है, तो ये क्या है, इसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेफिनेट इसलिए क्योंकि हमें पता है कि एरिया हमें निकालना कहाँ से कहाँ तक का है, x1 से लेके x2 तक का, राइट। कहाँ से कहाँ तक का, x1 से लेके x2 तक का निकालना है। बट इस वाले केस में अगर मैं बात करूँ तो एरिया हमें नहीं पता है कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, राइट। हमें जस्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है। अच्छा, एक चीज और कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पर तो ये चीज नहीं करते, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर लिखा हुआ है हमारे पास, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर लिखा हुआ है, ये y dx अगर लिखा हुआ है और इसका अगर इंटीग्रेशन करने पे फंक्शन हमारे पास क्या आता है, कोई fx आता है, तो हम इसके साथ एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जरूर ऐड करते हैं, राइट। क्या करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम जरूर ऐड करते हैं, ठीक। अब देखते हैं ये इंटीग्रेशन fx की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाता है एक फंक्शन है, एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है। सपोज करते हैं x की पावर n+1, ये हमारे पास दिया गया है।
इसका डिफ्रेंशिएशन आप सभी को पता है, डिफ्रेंशिएशन वाले वीडियो में आप लोग देख भी सकते हैं, n+1 और x की पावर n, राइट। ये हमारे पास इसका क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया, राइट। अब हमें इसका क्या करना है, दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, इसमें इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, राइट। तो दोनों साइड जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन एक एंटी डेरिवेटिव है, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है, इसका मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर हम साइमल्टेनियसली कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास फंक्शन सेम ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, दोनों साइड हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन लिख लिया यहाँ पे। अब जैसे डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन से भी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बाहर की तरफ आ जाता है n+1 और यहाँ पे आ गया n+1 और ये आ गया इंटीग्रेशन x की पावर n, राइट। और इधर क्या बचा रह जाएगा, इधर बचा रह जाएगा x की पावर n+1, ओके। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया सिंपल। आप देखेंगे जैसे हमने पढ़ा था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वैसे हमारे पास आ गया x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, राइट। और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये तो ऐड करना ही करना है जब भी इंटीग्रेशन हम फाइनल आंसर लिखेंगे, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x की पावर n+1 अपॉन n+1 आ जाता है, ओके। सिमिलरली अगर हम यहां पे देखते हैं इंटीग्रेशन, हमें सपोज करते हैं डिफरेंशिएशन पता है किसका, sin x का, sin x का डिफरेंशिएशन पता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x आ जाएगा, सभी को पता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसका जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन इसका हम कर देते हैं। जब इंटीग्रेशन दोनों साइड में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने बोला ना sin x के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, sin x प्लस c, राइट, क्लियर। ये कांस्टेंट जो हमारे पास आ रहा है बच्चों, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हम क्वेश्चन में दिए गए प्रॉब्लम से या कंडीशन से हम जो है निकालते हैं, इनिशियल वैल्यूज से, राइट। इनिशियल वैल्यूज या फाइनल वैल्यूज या मिड वैल्यूज, इनसे हम ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यूज निकालते हैं। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा तो सब पता चल जाएगा कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, ओके। चलिए, तो इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, अब एक यहाँ पे बच्चों ट्रिक है, मैं बोल रहा था कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर आप सबको याद हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप अपने आप बना लोगे। कैसे बना लोगे, ये देखते हैं। भाई ये हमारे पास जैसे cos x का इंटीग्रेशन करना है हमें, राइट। तो cos x के इंटीग्रेशन में हमें ये देखना है कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तुम्हें पता है cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x का, तो इसका आंसर sin x आ जाएगा, ओके। सिमिलरली हम आ जाते हैं, अभी बाकी के फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक। बहुत ही आसान है, आप लोगों को देखेंगे कि बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले इसके लिख सकते हैं, राइट। तो जैसे अब हमारे पास नेक्स्ट है cos x का हमने लिख लिया, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन। अब याद करिए आप कि sin x का डिफरेंशिएशन किसका होता था, ये होता था माइनस cos x का। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। आप लोग मेरे डिफरेंशिएशन की वीडियोस में जाके देख सकते हैं, सारे फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं वहां पे, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में cos x आ जाएगा और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, राइट। फिर हम आ जाते हैं दूसरा इंटीग्रेशन, अगर मैं लिख लूं यहाँ पे
हमारे पास cos x हो गया, sin x हो गया। अब आ जाते हैं sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था? ये हुआ करता था tan x का, राइट। तो tan x यहां पे हमारे पास आ जाएगा और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, राइट। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इंटीग्रेशन हमें लिखना है किसका? sec x और tan x का। तो sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था? ये होता था sec x का। तो यहां पे क्या आ जाएगा? इसका आंसर sec x आ जाएगा और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, राइट। फिर आ जाते हैं इंटीग्रेशन, हमारे पास क्या आ गया? इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया किसका? cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था? ये होता था माइनस cot x का। तो ये cot x प्लस c आ गया, राइट। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया किसका? ये आ गया cosec x और cot x। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था? ये डिफरेंशिएशन हुआ करता था माइनस cosec x का। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस cosec x और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? cot x हो गया, उधर cosec x हो गया, sec tan sin cos, राइट। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख लिए, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अगर हमारे पास दिया गया है अगर इंटीग्रेशन 1/x, तो इसका बच्चों क्या होता है? 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था? ये होता था log x का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ln x प्लस c। क्या आ जाएगा? ln x प्लस c, राइट। और दूसरा फिर हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन अगर हम निकालेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x का क्या आ जाएगा? e की पावर x ही रहेगा प्लस c, ठीक। अब बच्चों अगर हमारे पास दिया गया है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करने के लिए, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है fx, राइट, और इसका इंटीग्रेशन जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आ रहा है? fx आ रहा है, राइट, fx प्लस c, ओके। और अगर इसमें लिमिट लगा दी जाए, इसमें अगर हम लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट लगा देने पे क्या होगा? चेंज। लिमिट लगा देने पे ये हमारे पास क्या आ गया? x1 से लेके x2, और ये क्या आ गया? fx dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया? अब इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस कैपिटल fx वाले में x की जगह पे क्या रखते हैं? x2। तो ये हमारे पास आ जाता है f x2, और ये हमारे पास आ जाता है f माइनस करके x1, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, और यहां पे जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इस तरीके से हम यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं। तो ये बच्चों इंटीग्रेशन के हमारे फॉर्मूले हैं। अब फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है इंटीग्रेशन, वो कौन कौन से यूज होते हैं? सबसे ज्यादा हमारे पास पहला वाला जो हमने पढ़ा था, पहला वाला कौन सा फॉर्मूला? पहला वाला ये वाला फॉर्मूला, राइट। तो सबसे ज्यादा तो ये वाला यूज होता है, ओके। फिर हमारे पास कौन सा है? फिर हमारे पास यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, बहुत कम यूज होते हैं बट इतने नहीं। फिर हमारे पास आ जाता है फिजिक्स के अंदर एक ये वाला और एक ये वाला। ये तीन फॉर्मूलों का सबसे ज्यादा जो है यूज होता है, राइट। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले बहुत ही इजी सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन दिया गया है, निकालना है किस फंक्शन का? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√x।
इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे? इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले जैसे डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होता था बच्चों हर एक टर्म पे, वैसे ही इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक टर्म पे। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/√x dx, राइट। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस एक्स डी एक्स और प्लस इस 1/√x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये हम डिफरेंशिएशन में भी हमने देखा था, इसको हम लिख सकते हैं -1/2 dx, राइट। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे n की जगह पे यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो n की जगह पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा x की पावर 2 + 1/2 + 1 प्लस x की पावर यहाँ पे क्या है? पावर 1 है, तो 1 + 1/1 + 1, राइट, प्लस x की पावर -½ + 1/−½ + 1, ओके। तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाता है x³/3, ये आ जाता है प्लस x²/2 प्लस ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा x की पावर ½ और 1 - ½ इज ½ तो ऊपर 2 पहुंच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? ये आ जाता है x³/3 प्लस x²/2 और यहाँ पे प्लस 2x की पावर ½ ठीक। तो इस तरीके से और प्लस फाइनली हमें क्या लिखना है? एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इस तरीके से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, एक मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन भी इससे डिराइव करके बताता हूं कैसे होगा, क्योंकि फिजिक्स के लिए हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन को, तो फिजिक्स में एप्लीकेशन तो पता होना चाहिए, ओके। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करते हैं v = u + at को, ठीक। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन ऑफ लिख लेते हैं। ये क्या करने जा रहे हैं? डेरिवेशन ऑफ v = u + at का, इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, राइट। इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो इसका जब डेरिवेशन करेंगे तो देखते हैं क्या करना होगा। ये इसमें क्या है? v = u + at में बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन a = क्या होता है? dv/dt होता है, dv/dt होता है ना। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। तो इसको अगर हम लिखेंगे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv = adt, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर चला जाएगा, ठीक। तो dv = क्या आ गया? adt। अब हम क्या कर लेते हैं? इसको हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड में, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा v = a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे आ जाता है 1, कुछ नहीं है तो इसे हम क्या लिखेंगे? 1, 0 नहीं 1, राइट। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? 1 का इंटीग्रेशन जो भी वेरिएबल लिखा गया है यहाँ पे t है तो t ही आने वाला है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाता है at और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, राइट। v = हमारे पास क्या आ गया? at + c। अब हमें क्या निकालना है? मैंने बताया था ना कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालना हम लोग सीखेंगे, ओके। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब देखते हैं इनिशियल कंडीशंस क्या है। हमें पता है एट t = 0 पे v की वैल्यू क्या थी? u थी, इनिशियल वैल्यू। अब हम इसमें रख देते हैं इक्वेशन 1, इसे अगर हम अज्यूम कर लें तो लिख लेते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हम रखेंगे इसे
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा u इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है u, और इसमें जब हम रखेंगे c की वैल्यू तो क्या आ जाएगा इक्वेशन तो ये हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक, अब अगर मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम देखो यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है हमारे पास, हम लिख सकते हैं ds बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट, और इज इक्वल टू क्या आ गया u प्लस 80, राइट। अब इसे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई से हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ds इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस 80 और इधर dt, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, राइट। जब इंटीग्रेशन हम कर लेंगे इसका तो ये क्या आ जाएगा, मैंने बताया कि जहाँ पे 1 होता है वहाँ पे हमारे पास, अब ये क्या आता है, सबसे पहले इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इंटीग्रेशन को। तो ये आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ हमने क्या लिखा 1 लिखा, और यहाँ पे आ गया u dt और प्लस इंटीग्रेशन 80 dt। इसको हम क्या लिख सकते हैं, u कांस्टेंट है आगे बाहर लिख लेते हैं, ये आ गया 1 dt, ठीक, प्लस a कांस्टेंट है इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं, ये आ गया t dt, राइट। अब जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ पे क्या करना है, जो वेरिएबल है d के साथ में उसी को हमें लिख देना है। तो यहाँ पे s वेरिएबल है तो ये क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा ut, और प्लस वहाँ पे यहाँ पे 1 था पावर में, तो ये क्या आ जाएगा a की पावर t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, राइट। और प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c डैश लिख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गई इक्वेशन फाइनल, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और प्लस c डैश, इसको इक्वेशन हम क्या लिख लेते हैं, सेकेंड, राइट। तो हम क्या करेंगे अभी, अब यहाँ c डैश की वैल्यू निकालनी है। जब टाइम हमारे पास 0 था, एट t इज इक्वल टू 0, s डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास था वो क्या था, 0 था। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में हम जब पुट करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c डैश, तो ये आ जाएगा c डैश की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक। तो जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट था वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0 आके ये फाइनल इक्वेशन आ गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। आपको जब भी इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी हो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।